अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का आत्मनेपद प्रकरण चल रहा है। उसका 60वें नंबर का सूत्र हम सब पढ़ेंगे। शदेह शीतः, शदेह एक वचन, शीतः षष्ठी का एक वचन। शीतः क्या है यहाँ पर? षष्ठी का एक वचन। ठीक है, अनुवृत्ति आ रही इसमें आत्मनेपदम की। शीतः में जो षष्ठी है वो संबंध षष्ठी है, धातु है इसमें शदलरी। सूत्र का अर्थ है शीत संबंधी यह शदलरी धातु, शीत संबंधी यह शदलरी धातु तस्मात् आत्मनेपदम भवति। ठीक है, शीत संबंधी जो शदलरी धातु, शीत संबंधी शदलरी धातु का तात्पर्य क्या होगा? शदलरी धातु तो शदलरी शातने है। शीत संबंधी से तात्पर्य क्या है? जहां पर विकरण आते हैं, जहां पर क्या आते हैं? विकरण आते हैं। ठीक है, तो शदलरी धातु सामान्य रूप से परस्मै पद की है, परस्मै पद का रंफादिगण की है, और भ्वादिगण में शप विकरण आता है। शप विकरण कहाँ आता है? सार्वधातुक लकारों में, है ना, सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते आता है। और सार्वधातुक लकार, वैसे तो सभी लकार सार्वधातुक हैं, लिट और लिंग को छोड़ करके। लिट जैसे लिट की अर्धातुक संज्ञा है, और लिंगाशिशी से आशी लिंग की अर्धधातुक संज्ञा है। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो लकार बचते हैं उनमें से जो रिट और रिंग लकार है उसमें स्या आ जाता है। जब स्या आ जाता है तो कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय परे नहीं होने के कारण से व्यवधान पड़ जाता है धातु और सार्वधातुक प्रत्यय के बीच में, इसलिए वहां पर शप नहीं आ पाता है। और जब शप नहीं आता है तो वहां पर क्या रह जाता है? स्या विकरण रहता है। इसी प्रकार से रिंग में भी वही स्थिति होती है। फिर लुट लकार है, लुट लकार में क्या विकरण आ जाता है? तास आ जाता है, स्यतासी रिलुटो के कारण से। जब वहां पर भी तास आ गया तो सार्वधातुक प्रत्यय परे नहीं मिलता है, अतः वहां पर भी शप प्रत्यय नहीं आता है। उसके बाद है सिच, यानी लुंग लकार में सिच आता है। ठीक है, तो वहां पर भी धातु से उत्तर लुंग के परे रहते पहले चली होगा, चली के स्थान पे सिच होगा। अब जब आप शप लाएंगे तो वहां पर भी सिच का व्यवधान हो जाएगा। ठीक है ना, धातु और सार्वधातुक प्रत्यय के बीच में किसका व्यवधान हो जाएगा? सिच का व्यवधान हो जाएगा, अतः वहां पर भी शप नहीं आ पाता है ना। तो इस प्रकार से फिर के लट लकार में, लोट लकार में, और लंग लकार में, और विधि लिंग में, बस ये 4 ही लकार शेष बचते हैं जिनमें विकरण सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते आ पाते हैं, जो कि शप, शन इत्यादि। तो अब जब हमने यहाँ पर कह दिया कि शीत संबंधी जो शदलरी धातु, तो शीत संबंधी शदलरी धातु से तात्पर्य क्या हो गया कि जिन लकारों में शप विकरण आएगा उन्हीं का शीत के साथ संबंध हो पाएगा। तो शीत संबंध वाली शदलरी धातु जो होगी उसमें ही आत्मनेपद होगा। अब तात्पर्य से आपने क्या निकाल लिया कि जो 10 लकार हैं उन 10 लकारों में से लट, लोट, लंग, विधि लिंग, इन 4 लकारों में तो आत्मनेपद होगा, शेष लकारों में क्या हो जाएगा? परस्मै पद होगा। बता गई समझ में? इसके बाद एक लकार और बचता है लेट लकार। लेट लकार के रूप में भी आप लोगों ने पढ़े नहीं है, ठीक है ना। तो लेट लकार में भी क्या स्थिति होती है कि लेट लकार में सिप आता है बहुल करके, सिप बहुलम लेटी से। बहुल का तात्पर्य आप लोग जानते हैं कि क्वचित प्रवृत्ति है, क्वचित अप्रवृत्ति है, कभी होना कभी नहीं होना। तो जिस पक्ष में सिप होगा उस पक्ष में शप नहीं आ पाएगा, क्योंकि वही जैसे अन्यत्र सिच, सिप इत्यादि के व्यवधान है, यहाँ भी हो जाएगा। और जिस पक्ष में सिप नहीं आएगा उस पक्ष में फिर क्या होगा? शप आ जाएगा। तो लेट लकार में भी क्या होगा कि जब सिप होगा तो परस्मै पद रहेगा, और जब सिप नहीं होगा तब शप आएगा, और जब शप आएगा तो आत्मनेपद होगा। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से शदलरी धातु में 4 लकारों में ही आत्मनेपद होगा, शेष लकारों में परस्मै पद ही रह जाएगा। इसीलिए क्या कह दिया? शीतः। तो शीत संबंधी, बात समझ में आ गई? शीत संबंधी का तात्पर्य कि जिनमें शप विकरण आएगा वही शीत संबंध वाली हो पाएंगी, अतः 4 ही लकार ऐसे शेष बच जाते हैं जिनमें
शप विकरण आता है। और इसी कारण से अन्यों में फिर अर्धधातुक विकरण हो गए। जब अन्यों में अर्धधातुक विकरण हो गए, इस कारण से फिर हम उनको क्या बोल देते हैं, अर्धधातुक लकार, और शेष को क्या बोल देते हैं, सार्वधातुक लकार। तो ये 4 लकार तो एकदम निश्चित है कि इनमें ही विकरण होते हैं। अन्यों में स्य सिच इत्यादि विकरण आते हैं जो कि सार्वधातुक संज्ञक नहीं होते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उदाहरण में आ जाइए, शीयते, शीयेते, शीयन्ते। तो जहां आत्मनेपद रहेगा वहां ता आएगा। शीयते, शीयेते, शीयन्ते। शीयते की सिद्धि करेंगे, शद लृ धातु है, शदलृ के लृ की इत संज्ञा हो जाएगी, उपदेशे जनुनासिक इत से शेष बचेगा शद। उसके पश्चात शित संबंधी का है, शित परे रहते इसलिए नहीं कहा कि आपको मालूम है कि इसका संबंध शित के साथ होना है, तो ये शित संबंध वाली होगी, अतः हम इसमें क्या लाएंगे, आत्मनेपद लाएंगे। तो शद आगे त, कर्तरी शब्द से शप आ जाएगा, शद शप त। उसके पश्चात सूत्र लग जाएगा, पाघ्राधमास्थाम नादान दृश्यर्ति सर्ति शद सदाम। शद पढ़ा हुआ है, उस शद के स्थान पे शीय आदेश हो जाएगा। पीब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य रिच्छ धौ शीय सीद। तो शद के स्थान पे शीय आदेश हो गया, शीय हलंत रहेगा, और उधर से क्या हो जाएगा, शब का आ इसमें मिलेगा, शीय त मिलकर के बन जाएगा शीयते। शित परे रहते करता है तो वहीं पर ये सब आदेश होंगे, ठीक है। अन्यत्र जैसे लृट लकार है तो उसमें शतस्यति बनता है, वो परस्मै पद है, वहां पर शीय आदेश भी नहीं होगा, तो वहां पर शतस्यति बनेगा, अशतस्यत है ना, इस प्रकार के रूप वहां पर बनेंगे। तो शीयते, शीयेते, शीयन्ते। लोट लकार में शीयताम, शीयेताम, शीयन्ताम। लंग लकार में अशीयत, अशीयेताम, अशीयन्त। विधिलिंग में शीयेत, शीयेयाताम, शीयेरन, ठीक है। तो शित परे रहते ही शीय आदेश होगा, पहले तो उस सूत्र में शिति की अनुवृत्ति आती है, और शित संबंध में ही आत्मनेपद होगा, इसलिए इसके रूप 2 प्रकार से चलते हैं, ठीक है। तो कल आप लोग अपनी कॉपी में शदलृ धातु के 10 लकार में रूप लिखेंगे, है ना। आख्यातिक से भी आपको मिल जाएगा, और संस्कृत शिक्षण सरणी में भी इसके रूप हैं, तो उससे देख करके आप लोग लिख करके लाएंगे, और इसका ध्यान रखते हुए कि किस लकार में आत्मनेपद होगा, किस लकार में परस्मै पद होगा, और जहां आत्मनेपद है वहीं शीय आदेश है, उस हिसाब से ये रूप आपके बनते रहेंगे। चलें आगे। म्रियतेर लुंगलिंगोश्च। म्रियते पंचमी का एक वचन, लुंगलिंगो सप्तमी का द्विवचन, च अव्यय पदम। लुंग च लिंग च इति लुंग लिंगौ तयोः लुंगलिंगोः। इतरेतर द्वंद्व समास हो गया इसमें, और शितः की भी अनुवृत्ति इसमें आ रही है। सूत्र का अर्थ करेंगे, लुंग लिंगोः शित भावी च यो मृंग प्राण त्यागे धातुः तस्मात् आत्मनेपदम भवति। लुंग लिंगोः शित भावी कर लें, चाहे शित संबंधी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। शित संबंधी च यो मृंग धातुः तस्मात् आत्मनेपदम भवति। कहते हैं लुंग और लिंग लकार में तथा शित संबंधी जो मृंग धातु है उससे आत्मनेपद होता है। तो शित संबंधी लकारों में तो होगा ही आत्मनेपद, 2 लकार और बढ़ गए, कौन कौन से, लुंग और लिंग। लिंग कौन सा होगा, आशीर लिंग, क्योंकि विधि लिंग तो शित है ही। तो इस प्रकार से इसमें आप उदाहरण बनाएंगे, पहले लुंग लकार का, लिंग लकार का और शित का। तो लुंग लकार में है अमृत, मृंग प्राण त्यागे धातु है, जैसे अकृत अहृत वैसे अमृत है ना, अमृत, और उसमें जैसे कृशिष्ट बनाते हैं वैसे ही मृशिष्ट बन जाएगा, कृशिष्ट मृशिष्ट
शित में बनेगा म्रियते, म्रियेते, म्रियन्ते। और उसी प्रकार से आगे म्रियताम, अम्रियत, म्रियेत। यानी 6 लकारों में, मृंग प्राण त्यागी धातु से 6 लकारों में आत्मनेपद होगा। तो जो मृंग प्राण त्यागी धातु है ना, ये नित्य आत्मनेपदी है। सामान्य रूप से मृंग इंगित है, तो अनुदात्त अंगिता आत्मनेपदम से ये आत्मनेपदी धातु है। ठीक है, किंतु उसके बाद फिर यहाँ पर आत्मनेपद का विधान क्यों किया? नियम के लिए कि इन लकारों में ही बस आत्मनेपद हो, अन्यत्र आत्मनेपद नहीं होगा। ठीक है ना। तो अमृत, अमृशिष्ट की सिद्धि तो आप कर ही लेंगे। अट, मृ, सिच, त और फिर ह्रस्वादंगात से सिच के सकार का लोप करके अमृत। ठीक है। और यहाँ पर है ना, जैसे अकृत इत्यादि में लिंग सिचावात्मनिपदेशु से सिच को कित्वत करते हैं। फिर उसके बाद गुण की प्राप्ति, गुण का निषेध, वो सारे कार्य आपने पढ़े हुए हैं प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में, इसलिए वहाँ पर मैं पुनः सिद्धि नहीं कर रही हूँ, आप उसके हिसाब से कर लेंगे। और मृशिष्ट भी उसी प्रकार से बन जाएगा, है ना। आत्मनेपद का जो सिच लिंग वो कित्वत होगा, तो फिर मृ, सियुट, सुटता और कित होने के कारण से गुण की प्राप्ति जो होगी वो गुण का निषेध हो जाएगा। तो मृशिष्ट, उसके पश्चात शत्व इत्यादि करके मृशिष्ट। म्रियते, म्रियेते, म्रियन्ते। ठीक है। म्रियते, मृ धातु है। क्या धातु है? मृ धातु है। मृ धातु है, उसके पश्चात हम क्या करेंगे? यहाँ पर त लाएंगे, क्षित भावी, तो इसलिए पहले ही तात्मनेपद का जाएगा यहाँ पर। तो मृत, उसके पश्चात शप कर लीजिए। ठीक है ना। वैसे ये जो है मृंग धातु जो है ये तुदादि गण की धातु है। किस गण की धातु है ये? तुदादि गण की धातु है। अतः यहाँ पर क्या आएगा? श आएगा। तो मृ श त। उसके पश्चात एक सूत्र है रिंग शयग लिंगशु। रिंग शयग लिंगशु, सूत्र निकाल लीजिए। ऊपर से किसकी अनुवृत्ति आ रही है? रितः की आ रही है। ठीक है। तो सूत्र का अर्थ होगा ऋकारान्तस्य अंगस्य रिंग इत्ययम् आदेशो भवति श यक लिंगशु परतः। ठीक है ना। ऋकारान्तस्य अंगस्य रिंग इत्ययम् आदेशो भवति श यक लिंगशु परतः। तो ऋकारांत अंग है मृ, उसको रिंग आदेश होगा। यहाँ पर श परे है ना, तुदादिगण का श, इसलिए तो श के परे रहते मृ जो ऋकारांत अंग है उसको रिंग आदेश हो जाएगा। तो क्या अंतर हो जाएगा? म्र लिख करके ई की मात्रा आप लिखेंगे, तो मृ। ठीक है। उसके बाद अ त, अब अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी यंगु वंगौ। अब मृ है, वहां पर गुण की प्राप्ति हो सकती थी, किंतु श अपित सार्वधातु गित्वत होने से गुण नहीं होगा। अब इसके बाद लग जाएगा अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी यंगु वंगौ। इससे यंग आदेश होकर के क्या सिद्धि हो जाएगी? मृय अत मृयत तिता आत्मनेपदानाम टेरे मृयते। इसी प्रकार से म्रियेते, म्रियन्ते, म्रियते वगैरह में आतोंगित इत्यादि सूत्र आप सबने पढ़े हुए हैं। तो म्रियते, म्रियेते, म्रियन्ते, म्रियताम, आमेतः, म्रियताम, म्रियेताम, म्रियन्ताम। इस प्रकार से आगे की सारी सिद्धियां आप कर सकते हैं। पूर्ववत सनः, पूर्ववत अव्ययपदम, सनः पंचमी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है इसमें आत्मनेपदम की। सूत्र का अर्थ हो जाएगा, पहले पूर्ववत की सिद्धि भी कर लीजिए, है ना। पूर्व इव वर्तते इति पूर्ववत। इसको हम तृतीयांत से भी विग्रह कर सकते हैं। पूर्वेण इव वर्तते इति पूर्ववत।
पूर्व के समान होता है। यह पूर्ववत। तेन तुल्यम क्रिया चेदवती ही, इससे यहाँ पर वति प्रत्यय हो जाएगा। और ये जो वति प्रत्यय है वो असर्वविभक्ति है, तसीवती उससे, अतः अव्यय संज्ञा हो जाएगी। तो पूर्ववत यह अव्यय शब्द है। सूत्र का अर्थ करेंगे। सनः है इसमें, तो सनः पूर्वो यो धातु आत्मनेपदी तद्वत् सन्नन्तादपि आत्मनेपदम भवति। क्या अर्थ हो गया? सनः पूर्वो यो धातु आत्मनेपदी तद्वत् सन्नन्तादपि आत्मनेपदम भवति। सन से पूर्व जो धातु आत्मनेपदी है उसी के समान सन्नंत से भी आत्मनेपद होता है। तो कल के पाठ में भी आपको बताया था ये कि सन से पूर्व जो धातु आत्मनेपदी होगी उससे सन्नंत से भी आत्मनेपद होगा। तात्पर्य क्या निकला कि सन से पूर्व जो धातु परस्मैपदी होगी उसी के समान सन्नंत से भी परस्मैपद होगा। जैसे पठ धातु परस्मैपदी है तो अतः सन्नंत से भी क्या बनाते हैं? पठितुम इच्छति इति पिपठिष्यति। ठीक है। और जो धातुएं सन से पूर्व आत्मनेपदी हैं उनसे क्या बनेगा? सन्नंत से भी आत्मनेपद बनेगा। जैसे आस्ते ये धातु आत्मनेपदी है तो सन्नंत से भी क्या बनेगा? आशीषते। ठीक है। इसी प्रकार शींग स्वप्ने धातु आत्मनेपदी है तो यहाँ पर भी क्या होगा? शेते बनता है तो इधर क्या बन जाएगा? शीशयिषते। क्या बनेगा? शीशयिषते। इसी प्रकार से अन्यों से भी है। चलिए आशीषते की सिद्धि करिए। आस है ना, आस उपवेशने धातु है तो आस धातु है, आस तुम इच्छति इति आशीषते बनाएंगे हम। तो आस धातु रखा, धातु कर्मणा समान कर्तृका दिच्छाएं से सन प्रत्यय कर लेंगे। उसके पश्चात पहले इटागम करेंगे, है ना। इटागम कर लिया, क्या बन गया? आस इट स। अब इसके पश्चात हमें द्वित्व करना है, संयंगो लगाएंगे। सूत्र कहता है कि सन्नन्तस्य यङन्तस्य अनभ्यासस्य धातोः प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः, अजादेः द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः। ठीक है। सन्नंत अथवा यङन्त अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, अजादी हो तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। दो प्रकार की धातुएं धातु पाठ में, हलादी और अजादी। यदि हलादी धातु है तब तो प्रथम एकाच समुदाय को द्वित्व होगा, और यदि धातु अजादी है तो द्वितीय एकाच समुदाय को द्वित्व होगा। ठीक है। सन्नंत में हम देख लेंगे। तो आस ई स, यहाँ पर प्रथम एकाच तो आ है, उसको छोड़ दिया हमने। अब द्वितीय एकाच समुदाय बनाएंगे। एकाच समुदाय बनाने के लिए हमें हल भी चाहिए, ठीक है, और अच भी चाहिए। तो वैसे तो धातु क्या है? केवल आस, इसमें एक ही अच है, किंतु जब हम ईट आगम कर लेंगे और सन्नंत की धातु संज्ञा भी हो जाती है। ठीक है। इसलिए सूत्र में क्या कहा कि सन्नंत से, सन्नंत में बनाएंगे। तो अब सन्नंत में हमने क्या रखा? आसीस। ठीक है, आसीस। अब इस सन्नंत में हमने देख लिया कि जो सी है वो द्वितीय एकाच समुदाय है, तो क्या द्वित्व करेंगे? आ को एक तरफ रख करके सी द्वित्व करेंगे। क्या द्वित्व करेंगे? सी द्वित्व करेंगे। क्या स्थिति हो जाएगी? आ सी स, आ सी स। अब इसके पश्चात जो पहले वाला सी है वो तो इण से उत्तर नहीं है, अतः वहां मूर्धन्यादेश नहीं होगा। किंतु जो दूसरा वाला स है वो इण से उत्तर है, उसको मूर्धन्यादेश हो जाएगा। किससे होता है? आदेश प्रत्ययों से। तो आ सी, ठीक है ना। किंतु यहां पर भी नहीं होगा, एक नियम लगेगा यहां पर। अब आगे चलिए, यहां पर भी क्यों नहीं होगा? इण से उत्तर होते हुए भी यहां पर मूर्धन्यादेश नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि सूत्र ने क्या कहा? आदेश अथवा प्रत्यय के सकार को। क्या कहा इसने? आदेश अथवा प्रत्यय के सकार को। तो आस का जो सकार है वो न तो आदेश का सकार है और न ही वो प्रत्यय का सकार है। जो हमने द्वित्व किया है, सी जो द्वित्व किया वो किसका है? केवल धातु का सकार है।
वो किसका सकार है? केवल धातु का सकार है। तो हर धातु के सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होता है, उसी धातु के सकार को मूर्धन्यादेश होता है जो पहले श थी, फिर धात्वादेश श से हम उसको स कर देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? आदेश का सकार बन जाता है। जैसे शुई अभिशवे, ठीक है ना। तो इसी करके शु प्रसवैश्वर्यो हो, इस प्रकार की जो शु करके जो धातु है, शिवु तंतु संतान है, तो जो धातुएं पहले श है, मूर्धन्य श, उनको फिर क्या करते हैं हम? धात्वादेश सह से सकार आदेश करते हैं, तो वो आदेश हो गया, इसलिए वो आदेश का सकार माना जाता है। तो उन्हीं धातुओं को सकार मूर्धन्यादेश होता है जो पहले धातु पाठ में श हैं, फिर हम उनको धात्वादेश सह से स करते हैं, अब वो आदेश का सकार है। तो जब वो धातु इण अथवा कवर्ग से उत्तर होगी तो उसको मूर्धन्यादेश कर देंगे, अन्यथा मूर्धन्यादेश नहीं करेंगे। किंतु जो आसीसी शते में जो स है वो आस का सकार है, न वो आदेश का है और न ही वो प्रत्यय का है, इसलिए उसको भी मूर्धन्यादेश नहीं होगा। तो क्या स्थिति रह गई? आसीसी। अब उसके बाद क्या है? स है, सन का जो स है वो तो क्या है? प्रत्यय का सकार है, इसलिए उसको मूर्धन्यादेश हो जाएगा। तो आ सी सी श और उसके पश्चात शप और त, तो जो सन का सकार और शप का अकार उसको अतो गुणे से पररूप कर लेंगे। आ सी सी श आत्मनेपद का त। अब यहीं पर जो आपने आ सी सी श ये सन्नंत धातु बन गई। अब यहाँ पर ये शंका उत्पन्न हुई कि धातु पाठ में तो आस धातु थी, आत्मनेपद तो आस धातु के लिए विधान किया गया है, ये तो धातु कौन सी हो गई है? आसी सी श बन गई है। अब हम इससे क्या करें? जैसे निच है तो निच के लिए निचष्ट सूत्र बना दिया, आगे बनाएंगे कि निजंत धातुओं से परस्मैपद आत्मनेपद दोनों हो जाएगा। यंग है तो इंगित होने से वहां आत्मनेपद ही हो जाएगा, और किंतु जो सन है उसमें क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर अभी सूत्र बना दिया कि यदि सन से पूर्व धातु आत्मनेपदी थी तो सन के पश्चात भी क्या कर लीजिए? आत्मनेपद कर लीजिए। यहाँ पर आत्मनेपद आ गया तो आसी सी श त, आसी सी श त टितात्मनेपदानम तेरे आसी सी शते बन जाएगा। इसी प्रकार से शीशई शते में है, शी आगे स इटागम कर लीजिए, शी इट स, ठीक है। उसके बाद फिर वित्व कर लीजिए, शी शी ई स, बाद वाले शी को गुण कर दीजिए, शी शे ई स, अयादेश शीश ई स, आदेश प्रत्ययो शीश ई श त शीश ई शते बन जाएगा। तो आसी सी शते शीश ई शते, ठीक है। तो इस सूत्र ने विशेष रूप से ये बात बताई कि यदि सन से पूर्व धातु आत्मनेपदी है तो सन के पश्चात भी क्या होता है? आत्मनेपद ही होता है। और तात्पर्य से यह निकल गया कि यदि सन से पूर्व धातु परस्मैपदी है तो सन से सन्नंत धातु से भी क्या होगा? परस्मैपद ही होता है।